नमस्कार दोस्तों। क्या भारत में फ्रांस की क्रांति जैसे माहौल बन रहे हैं? क्या भारत में वो हालात हो गए हैं कि 1789 के फ्रांस क्रांति जैसी स्थितियां हैं? और क्या भारत की सरकार अपने कर्तव्यों को पूरा करने की बजाय, नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार अपने कर्तव्यों को पूरा करने की बजाय धर्म, जाति और क्षेत्र में उलझी हुई है, चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और देश के लोगों का जीवन बर्बाद कर रही है? जी हां, कमोबेश आज कुछ इसी तरह के हालात, और इन हालात के ही कारण आज राहुल गांधी को, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, इस देश के उन जगहों पर जाना पड़ रहा है जहां असल में प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था। इसी पर आपसे बात करूंगा। आज स्थिति यह है देश की कि इस देश का गरीब, वंचित वर्ग का व्यक्ति, दलित पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, आदिवासी वर्ग का व्यक्ति, अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स देता है। वो जीएसटी 64% देता है, और जो पूंजीपति मलाई काटते हैं, अय्यासी करते हैं, जिनके घरों में यदि शादियां होती हैं तो उन शादियों में लगता है कि स्वर्ग लोक आ गया हो, वो सबसे कम टैक्स देते हैं। यानी अदानी अंबानी जैसे तमाम पूंजीपति सिर्फ 3% टैक्स देते हैं। यानी वो 3% जीएसटी देते हैं, और आप जो सामान्य वर्ग के, वंचित वर्ग के लोग हैं, वो 64% देते हैं। यह नरेंद्र मोदी की नीति है। नरेंद्र मोदी की नीति यह है कि उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके मुख्यमंत्री और वो खुद, उनकी राष्ट्रपति, सब कोई मंदिर में घंटा बजा रहा है, कोई आरती उतार रहा है, कोई स्वांग कर रहा है कुछ और इन्हीं में सब में पूरी सरकार व्यस्त है। जबकि दूसरी तरफ क्या हो रहा है? देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, सामाजिक और आर्थिक विषमानता है, और स्थिति यह है, इतनी असमानता है कि लोग आत्महत्याएं करने को मजबूर हैं। रोजाना आत्महत्या के आंकड़े टूट रहे हैं, और इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी ये चरम पर है। और भारत के इतिहास में इतनी भुखमरी, इतनी बेरोजगारी और इतने बुरे हालात कभी नहीं हुए। देश की संवैधानिक संस्थाएं सत्ता की गुलाम हो गई हैं, न्यायिक संस्थाएं सत्ता की गुलाम हो गई हैं, और यही नहीं, तमाम जांच एजेंसियां सरकार के हथियार के तौर पे काम कर रही हैं, और वो विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने का काम कर रही हैं। यह हालात हो तो आप कहेंगे कैसे चलेगा? जी हां, कैसे चलेगा? यही स्थिति है। आज देश में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि कोई काम बगैर पैसा नहीं होता है। न ट्रांसफर, न पोस्टिंग, न और कोई चीज। जनरल काम के लिए भी पैसा चाहिए हो, और उस भ्रष्टाचार से बने एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, सड़कें हो, ब्रिज हो, या कोई भी चीज हो, तो टूटती दरकती दिखाई देती है। यह हालात है। जी हां, ये सारे हालात आज देश के हैं। न चिकित्सा मिल रही है, न शिक्षा मिल रही है, न स्वास्थ्य के साथ साथ हर व्यक्ति को उसके अधिकार मिल रहे हैं, और लोग वंचित हैं, परेशान हैं। यही हालात
बने हुए थे एक वक्त में। और स्थिति यह है कि अभी महुआ मोइत्रा सांसद हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग एक एफआईआर दर्ज करा देती। उन्होंने क्या कहा था? कुछ ऐसा नहीं कहा जो अपराध हो। उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि अपने बॉस का पैजामा पकड़ के लटकी रहती। तो इसमें तो कहीं पर कोई ऐसा नहीं था, लेकिन नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज करा दी गई। इसी तरीके से तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जाता है, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। लेकिन हो क्या रहा है असल में? असल में भ्रष्टाचार की स्थिति यह है, चाहे आप उत्तराखंड चले जाइए, वहां पर ताजे बना पुल ढह जाता है। उत्तर प्रदेश चले जाइए, ताजी बनी सड़क बह जाती है, टूट जाती है। गुजरात चले जाइए, वहां महिला जा रही होती है रोड पे और रोड एकदम से खट से बैठती है और गड्ढे में चली जाती है। बिहार चले जाइए, 20 दिन में 12 पुल ढह जाते हैं। आप एक्सप्रेसवे की बात कीजिए, जिनके नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किए थे, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे हो, या दिल्ली मुंबई में अटल सेतु हो, उन सब में दरक जाते हैं। और रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन लगता है झरने बन गए हैं। और 41 करोड़ रुपया लगा के उनके रेनोवेशन की बात कही जाती है। एयरपोर्ट की बात करें तो गुवाहाटी एयरपोर्ट में ऐसे छत से पानी गिरता है जैसे झरना बह रहा हो, पूरे अंदर फैल जाता है। उधर तो दिल्ली एयरपोर्ट हो, राजकोट एयरपोर्ट हो, या मध्य प्रदेश का वो जबलपुर का एयरपोर्ट हो, सब की छतें गिर जाती हैं, कई लोग मर जाते हैं, कई और नुकसान होते हैं। तो ये है, वो भी चंद दिनों में ही बनी थी, यानी उद्घाटन होते ही ये शुरू हो गया। तो इस तरह से भ्रष्टाचार है। महंगाई की स्थिति ये है कि महंगाई ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस समय जो महंगाई है उसके कारण कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी महंगाई में है। और इन महंगाई का कारण कोई और नहीं, सरकार की नीतियां हैं, नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां हैं, जिनके कारण यह हालत है। तो बेरोजगारी इस दौर में सबसे ज्यादा है, इससे बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं रही। वह स्थिति है, आज 90 करोड़ बेरोजगार युवा हैं हमारे देश में। भुखमरी की बात करें तो 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जीवित हैं, और इसलिए सरकार को वह देना पड़ रहा है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है, और कोई भी भर्ती हो, कोई भी एजुकेशनल परीक्षा हो, कहीं पर भी हो, पेपर लीक हो जाता है। वह एक अलग तरह का भ्रष्टाचार है, मॉडल है। और इस तरह के जब खेल चल रहे हैं, तब फिर वही बात कि आखिर सरकार क्या कर रही है। तो सरकार कोई जगन्नाथ की यात्रा कर रहा है, कोई किसी और मंदिर की यात्रा कर रहा है, कोई धर्म के नाम पे नफरत फैला रहा है, कोई जाति के नाम पर नफरत फैला रहा है, कोई मनु संहिता की बात कर रहा है। और यही हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर हमला हो रहा है, राहुल गांधी का विरोध हो रहा है। जब यह स्थिति हो तो आप समझ जाइए सरकार अपने काम नहीं कर रही। बिल्कुल यही हालात 1789 में थे, जब लुई 16 फ्रांस का राजा था। इसी तरह की भुखमरी थी, इसी तरह के हालात थे। लोग पहुंचते हैं और राजा से आग्रह करते हैं कि हमें रोटी नहीं मिल रही है, रोटी की व्यवस्था कीजिए। राजा कहता है रोटी नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, केक खा लीजिए। अब आप समझिए, वो केक खा ले जिसके पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। तो इस तरह की स्थिति हो जाती है। क्या है, क्या पराकाष्ठा है निरंकुशता की। यह हालात थे कि लोग रोटी मांगे, आप कहें केक खा लीजिए। आज यहां पर भी यही कहा जा रहा है। जब आप मांगते हैं, आप बताते हैं कि यह समस्या है, तो सरकार क्या कहती है,
नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं, हम तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और फिर स्थिति है कि लोग कर्जे में समाते जा रहे हैं, देश कर्जे में समाता जा रहा है। आप रोजगार की बात करेंगे तो कहेंगे हम विकसित भारत बना रहे हैं, हम महंगाई की बात करेंगे वो कहेंगे विकसित भारत बना रहे हैं। आप मणिपुर की बात करेंगे तो वो कहेंगे अरे आप गद्दार हैं। तो आप इस देश में कोई सही बात करेंगे तो इस तरह से होता है। उस समय क्या था? 3 स्टेट्स बन गए थे। एक स्टेट्स जो पादरियों का था, जैसे आज की डेट में ब्राह्मणवादियों का है, मनुवादियों का है, तो वह एक स्टेट था। वो राज कर रहे थे मंदिरों के जरिए, जैसे हमारे यहां कह सकते हैं, वहां पर चर्च के जरिए करते थे और वहां से वो चलाते थे और तमाम तरह के लाभ लेते थे। आज भी मंदिरों के जरिए किस तरीके से पूरा मुनाफा वसूली और धांधली और सब कुछ उसकी आड़ में हो रहा है, धर्म की आड़ में, वो देखिए जाके। उस समय भी कुछ पादरी थे जो बिल्कुल कष्ट में, गरीबी में जी रहे थे। आज भी आप मंदिरों में देखिएगा जाके, जो पुजारी है वो बेचारा 4,000, 5,000, 6,000 रुपए में नौकरी करता है और उसके जरिए किस तरीके से काम करके जो पूजा पाठ कराता है, उससे जो पैसे मिलते हैं उससे बेचारा अपना घर चलाता है। इतनी दयनीय स्थिति है उनकी। तो प्रिविलेज वो उठा रहे हैं जो लूट रहे हैं धर्म के नाम पे, और जो वास्तव में धार्मिक कार्य कर रहे हैं वो मर रहे हैं। दूसरे तरह का स्टेट था जिसमें प्रशासनिक अफसर थे, सेना के अफसर थे, न्यायिक अधिकारी थे और सारे लोग थे। वो उच्च मध्यम क्लास था और अपर क्लास था, वो प्रिविलेज था। आज भी वही स्थिति है। तो उस तरह के लोग प्रिविलेज्ड हैं, सारे लाभ उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और वो नफरत के भाव से देखते हैं गरीबों को और दूसरों को। तीसरा था कि जिसमें किसान थे, मजदूर थे, छोटे छोटे व्यापारी थे, छोटे छोटे कारीगर थे और ये लोग थे। कोई छोटे से काम करता था, कोई वाहन चलाता था, इस तरह के लोग थे। तो उनके साथ, उनके पास कोई अख्तियार नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, वो सिर्फ शोषित थे। उनसे टैक्स वसूला जाता था, जैसे 64% वसूला जा रहा है, उनको टैक्स से फ्री किया जा रहा है, बचाया जा रहा है, यहां पर वसूला जा रहा है। तो इस तरह का की स्थितियां थी। और जब यह स्थितियां हो तो आप सोच सकते हैं क्या हुआ। तब मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज में इसका जिक्र किया कि किस तरीके से कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ये सब एक शोषण शक्ति का शोषण करने वाली शक्ति बन गए हैं, राजा के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। वॉल्टेयर ने अपनी किताब में लेटर्स ऑन द इंग्लिश के माध्यम से तमाम बातों को उजागर किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से असहिष्णुता, अन्याय, दमन और अत्याचार के विरोध यह हो रहा था, उस पर कहा था। रूसो ने अपनी पुस्तक एमिली और सोशल कॉन्ट्रैक्ट और रूसोनो में तमाम जिक्र किया कि किस तरीके से सर्वत्र जो व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन जंजीरों में परतंत्रता की जकड़ दिया जाता है और किस तरीके से उसे डरा दिया जाता है। डरा दो। और राजा जो सामूहिक इच्छा से बनता है राज्य का, वो राजा सार्वभौमिक कर्तव्य है उसका कि वो सबकी लिए काम करे। लेकिन स्थिति क्या है, वो कुछ लोगों के लिए काम करता है और जिन लोगों को कार्यपालिका की शक्ति सौंपी गई है वो जनता के मालिक नहीं, उनके कार्यकारी हैं और उनके लिए काम करते हैं, उनके आदेश पर काम करते हैं। यह व्यवस्था है। लेकिन वो मालिक बन के बैठ जाता है। हम देखते हैं नरेंद्र मोदी कितनी अय्यासी की जिंदगी जीते हैं। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 20 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का पेन यूज करते हैं, 3 लाख का बलगारी का चश्मा लगाते हैं, करोड़ों की घड़ी पहनते हैं, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं। लेकिन मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। स्कूबा डाइविंग करते हैं, फाइटर प्लेन की सैर करते हैं, करोड़ों की गाड़ियों से चलते हैं, जंगल सफारी का आनंद भी लेते हैं,
वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का शौक पूरा करते हैं, लेकिन भैया मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। 60,000 रुपए किलो मशरूम खाते हैं, डिस्कवरी के लिए शूटिंग करते हैं, एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं, फिल्म स्टार्स के साथ गॉसिप करते हैं, बिल गेट्स को ज्ञान दे देते हैं, लेकिन मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। अखबार के हर पन्ने पर छाए रहते हैं, टीवी पर दिन भर अपना गुणगान करते हैं, रेडियो पर मन की बात सुनाते हैं, सड़क पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाते हैं, मेट्रो में भी नजर आ जाते हैं, लेकिन मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मगर मोदी जी इसे मौज करना ही कहते हैं। अपने 10 सालों में आपने यही तो किया है। वाह मोदी जी वाह वाह। किस तरीके से बड़े बड़े राजे महाराजे तमाम सारे फेल हो जाएंगे, ये अदानी अंबानी जैसे फेल हो जाएंगे, जितना महंगा सब जीवन जीते हैं, विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं नरेंद्र मोदी। तो आप इससे समझ सकते हैं वो हालात। और तब क्रांति हुई थी, तो वही आज हालात। नरेंद्र मोदी ने देश को तबाह कर दिया है। रेल संभल नहीं पा रही, महंगाई रुक नहीं पा रही, रोजगार दे नहीं पा रहे, रुपया नीचे लुढ़क रहा है, किसान न्याय मांग रहे हैं, विदेशी निवेश गिर रहा है, महिलाएं असुरक्षित हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं, छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, पेपर हो रहे लीक हैं, फिर भी साहब कहते हैं सब ठीक है। और उस क्रांति का अगुआ आज राहुल गांधी बन रहा है, क्योंकि इस देश के लोग इतना परेशान हैं, दुखी हैं। कोई बाबाओं के पास जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वहां उसका शोषण हो रहा है, कोई बाबा जेल में रहा है किन्हीं तमाम गंभीर अपराधों में, कोई बाबा मसाज पार्लर चलाता रहा है, कोई कुछ करता रहा है। ऐसे बाबाओं के उस चक्कर में पड़ के वो भगदड़ में मरते हैं, कहीं और मरते हैं, और तमाम घटनाएं होती हैं, तमाम लोग घायल होते हैं। आज ही जगन्नाथ की यात्रा निकली, उसमें भगदड़ मची, सैकड़ों लोग घायल हुए। तो इस तरह के खेल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको अपना जीवन वो लगता है। इसमें तमाम पढ़े लिखे तमाम सारे वो लोग जाके फंसते हैं, वो साइंस भूल जाते हैं, वो तमाम चीजें भूल जाते हैं। यह दशा होती है। इसके बाद तब राहुल गांधी निकलते हैं और वो लड़ते हैं। वो उन मजदूरों के पास जाते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। वो किसानों के पास जाते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। वो महिलाओं से उनके दर्द को समझते हैं। वो तुरंत हादसे के जगह हाथरस पहुंच जाते हैं, वहां पर भी उनसे मिलते हैं। वो ट्रेन चालकों से भी मिलते हैं, और वो जिन पर पुलिस ने अत्याचार किए हैं उनके परिवारों से भी मिलते हैं। वो पहुंच जाते हैं असम में, जहां बाढ़ से लोग मर रहे हैं, डूब रहे हैं, जहां का मुख्यमंत्री ट्रोलिंग कर रहा है लेकिन अपना काम नहीं कर रहा है। और इसी तरीके से राहुल गांधी पहुंच जाते हैं मणिपुर। तो राहुल गांधी उन जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां प्रधानमंत्री को पहुंचना चाहिए, उन्हें जाके करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी वह काम कर रहे हैं जो कि नेता प्रतिपक्ष है। और इस देश के अंदर बाढ़ आई हुई है, कहीं कुछ और प्राकृतिक स्थितियां हैं खराब, उन सब से निपटने के व्यापक इंतजाम करने के बजाय प्रधानमंत्री धर्म का ढिंढोरा पीट रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं। तो आप समझिए कि आज क्या हालात। जब ये हालात हो तो सोचना पड़ता है कि आखिर देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या फिर से एक फ्रांस जैसी क्रांति होगी और एक सच्चा लोकतंत्र स्थापित होगा? क्या होगा देखना होगा। जय